नमस्कार। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। समय समय पर हम विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञों को हमारे स्टूडियो में आमंत्रित कर उनसे स्वास्थ्य संबंधी परामर्श करते हैं। दर्शकों, यदि हमारे दांतों में किसी प्रकार की समस्या हो जाए या कोई रोग लग जाए तो एक दंत चिकित्सा विशेषज्ञ की बदौलत ही हमारी मुस्कुराहट फिर लौट पाती है। इसी कड़ी में आज हमारे बीच मौजूद हैं इंदौर के युवा दंत चिकित्सक डॉक्टर संदेश जैन। डॉक्टर जैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बात करें दांतों की। हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। ये भोजन चबाने में, पचाने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। दांतों की क्रिया प्रणाली और उनकी फंक्शन के बारे में आप बताएं। जी, देखिए, दांत वैसे मेन फंक्शन उनका दांत का खाना चबाना होता है। 3 टाइप के दांत होते हैं अपने, इंसाइजर्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इसमें बीच में कैनाइन आते हैं। ये फंक्शंस जो है इन सबके अलग अलग होते हैं। जैसे आगे के दांतों का मेन फंक्शन होता है काटना। कोई भी चीज अपन फल खाते हैं, खाना खाते हैं, सबसे पहले अपन काटते हैं उसको, तो वो आगे के दांतों का फंक्शन होता है। और दूसरा पीछे के दांतों का फंक्शन होता है चबाना। ये खाने को और सलाइवा को मिक्स करके अपन अंदर गटक पाए और वो उनका पाचन हो पाए, डाइजेशन हो पाए, ये मेन फंक्शन होता है। दूसरा दांतों के और फंक्शन भी होते हैं, जैसे प्रोप्रियोसेप्शन, जिसको बोलते हैं सेंसेशन, कि कोई भी चीज, जैसे अपन जब भी कुछ खाना खाते हैं, मान लीजिए कोई कंकड़ आ जाता है तो एकदम से अपने दांत जो है खुल जाता है मुंह। इसीलिए खुलता है क्योंकि दांत ये सेंस कर पाते हैं कि अब कोई कड़क चीज आ गई है जिससे कि अपन को नुकसान हो सकता है, इसीलिए वो एकदम से खुल जाते हैं। तो दांतों के अंदर जो नस होती है वो ये प्रोप्रियोसेप्शन, ये प्रेशर, ये सेंस करती है। तो ये 2 मेन फंक्शन होते हैं दांतों के। जी, बनावटों की, मुंह में किस तरह की बनावट होती है उसके बारे में कुछ जानकारी दें आप। जी, आगे के दांत जो रहते हैं, जैसे आप इस मॉडल में देख सकते हैं, आगे के जो दांत रहते हैं वो शार्प रहते हैं। कैनाइन और इंसाइजर्स ये काटने के काम आते हैं। और जो पीछे के जितने भी दांत रहते हैं, वो जो दांत रहते हैं उनका ऑक्लूजल टेबल जिसको बोलते हैं, ऊपर का एरिया थोड़ा चौड़ा रहता है और उसमें कस्प रहते हैं जो एक के ऊपर एक लगते हैं और जिससे अपन दांत के अंदर बीच में खाना डाल के चबा सकते हैं। जी, ये मेन 2 चीजें रहती है। अच्छा, दांतों की देखभाल की अगर बात की जाए तो किस तरह इनकी साफ सफाई मेंटेन की जा सकती है, उसके बारे में बताएं कि किस तरह ब्रशिंग करना चाहिए सही तरीके से। जी, दांत का मेन फंक्शन जो अपना है खाना होता है, उसके कारण उसमें नुकसान भी होता है कि जब अपन खाना खाते हैं उसके बाद कुछ बचा हुआ खाना दांत और मसूड़ों के बीच में फंसा रह जाता है, जिसके कारण बैक्टीरिया उन पर एक्ट करते हैं। और दांत में एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि रीजनरेशन पावर नहीं रहती है, जो ऊपर का पार्ट है। तो ऊपर दांत की 3 लेयर्स रहती हैं। एनामल जो सबसे ऊपर रहती है, जो सबसे कड़क, जो हड्डी से भी मजबूत रहती है, फिर डेंटिन और अंदर पल्प। तो जो एनामल है वो एक बार अपने बर्थ के टाइम पे फॉर्म हो जाता है, उसके बाद वो वापस फॉर्म नहीं हो सकता। तो उसके अंदर जब भी अपन खाना खाते हैं तो खाने के कारण जो बैक्टीरिया लगते हैं उससे दांत जो है ऊपर की तरफ से गलने लगते हैं। तो उसके लिए अपन को दिन में कम से कम 2 से 3 बार ब्रश करना चाहिए। आइडियली 3 बार, वैसे 2 बार करना ही चाहिए, जितनी बार भी खाना खाएं उसके बाद। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मिसकंसेप्शन है कि दांतों पे ब्रश लोग जो करते हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस में आया है कि लोग 80% लोग गलत ब्रश करते हैं, जिसके कारण तकलीफ होती है। अपन सबसे अपना जो ब्रश लोग करते हैं, क्या करते हैं, दांतों को इस तरह से घिसते हैं, घिस देते हैं उसको। वो नहीं घिसना है, क्योंकि दांत एक बार घिस गए पूरे तो वापस फॉर्म नहीं हो सकते हैं। अपना फंक्शन, मेन मोटिव होना चाहिए कि मसूड़ों की मसाज भी हो और दांत के ऊपर से खाना भी निकल जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि जैसे अपन, पहले मैं आपको ऊपर के दांतों का बताता हूँ कि अपन को ब्रश को एंगुलेटेड फॉर्म में 45 डिग्री एंगल पे ऐसे ऊपर मसूड़े और दांत के बीच में ऐसे रखना रहता है और फिर उसको ऊपर से नीचे अपन को ब्रश करना है जैसे, और नीचे के दांतों पे नीचे रखना है और नीचे से ऊपर की तरफ ब्रश करना है। तो उससे 2 काम होते हैं। पहला काम कि अपने जो मसूड़े और दांत के बीच में जो खाना फंसा है वो निकल जाता है, और दूसरा मसूड़े की मसाज हो जाती है, तो मसूड़े पकड़ नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही सेम आगे के दांतों पे अपने को करना है कि ऐसे 45 डिग्री एंगल पे रखना है, मसूड़े से शुरू करके दांत पे, मसूड़ों से शुरू करना है और दांतों की तरफ करना है। वैसे ही नीचे के दांतों पे नीचे से ऊपर, और फिर अंदर की तरफ जो इम्पोर्टेंट है कि अपन को मुंह खोलने के बाद इसके ऊपर जैसे अपन नॉर्मल ब्रश करते हैं आगे पीछे, वैसे ही करना रहता है। और फिर ऊपर से नीचे, जैसे बाहर करा वैसे ही अंदर की तरफ। जी, आगे के दांतों पे भी पीछे की तरफ, ऊपर से नीचे, नीचे के दांतों पे नीचे से ऊपर। तो ऐसा अपन खाना खाने के बाद अगर ब्रश करें तो अपने दांत लाइफ लॉन्ग चलेंगे और कोई तकलीफ नहीं आएगी। जी डॉक्टर संदेश जैन, लेकिन उसके बावजूद कई बार हम दांतों के कई रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, तो कौन कौन से मुख्य रोग हैं जो हमारे दांतों को लग जाते हैं? जी, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन चीज होती है केरीज, जिसको बोलते हैं दांतों में सड़न। वो किस लिए होती है पहले मैं वो बताता हूँ आपको, कि जब भी अपन कुछ भी खाना खाते हैं
तो जैसे अपन जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शक्कर शुगर कंटेंट होता है, वो अपन थोड़ा माइक्रोस्कोपिक शुगर अपने मुंह में बचा रह जाता है। और अगर अपन ब्रश नहीं कर रहे हैं खाना खाने के बाद, तो वो शुगर जो है दांतों के ऊपर एक लेयर जमा लेता है जिसको बायोफिल्म बोलते हैं। उसके अंदर बैक्टीरिया और कार्बोहाइड्रेट्स उन सब की एक बायोफिल्म बन जाती है जो आसानी से नहीं निकल सकती है। सिर्फ कुल्ला करने से नहीं निकलेगी, ब्रश करना पड़ेगा, मैकेनिकल क्लीनिंग होनी जरूरी है। और अगर वो नहीं होती है तो उसके कारण दांतों के ऊपर जो जमा है वो बैक्टीरिया उसको यूज करते हैं एज फूड इनटेक, और बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं, वो बढ़ता जाता होगा फिर डिपोजिट। जी, वो एसिड जो है वो सबसे पहले एसिड जो है वो अपने एनामल को, डेंटिन को गलाता है, डिसॉल्व करता है, तो उसमें कैविटी बनती है और फिर वो बैक्टीरिया धीरे धीरे अंदर जाता है। फिर अगर दांतों की नस तक पहुंच गया तो इन्फेक्शन कॉज कर देता है और फिर इंसान को दर्द होता है, तकलीफ होती है, सेंसिटिविटी, फिर वो उसका इलाज कर। अच्छा, केरीज के ट्रीटमेंट में एक रूट कैनाल भी होता है। जी, केरीज देखिए, रूट कैनाल एक आगे का स्टेज हो गया। केरीज में क्या होता है, जैसे आप इस मॉडल में देख सकते हैं, ये खाना अगर फंसता है तो यहाँ पे काला कालापन होने लगता है, धीरे धीरे एनामल घिसने लगता है। अगर सिर्फ एनामल और डेंटिन तक ही केरीज पहुंचा है तो फिर ये नॉर्मल फिलिंग करके इसको अपन थोड़ा सा क्लीन करके केरीज और बैक्टीरिया को एक्सकवेट करके सिर्फ एक फिलिंग कर देते हैं। फिलिंग भी अलग अलग प्रकार की होती है। पहले सिल्वर फिलिंग होती थी, इसको सिल्वर अमालगम मर्क्यूरी का अलॉय होता है, उससे होती थी। अब आजकल लेटेस्ट आ गई है जो कॉम्पोजिट फिलिंग्स है, दांत का मटेरियल की फिलिंग्स है जो व्हाइट कलर की होती है, वो आ गई है। अब उससे अपन इस केरीज को रोक सकते हैं। ये बहुत ही अर्ली स्टेज होता है। पर अगर वो नस तक पहुंच जाता है केरीज, तो फिर सिर्फ फिलिंग से काम नहीं चलेगा, अपन को रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जिसके अंदर जो दांतों की रूट्स है उसके अंदर एक कैनाल होती है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती है। उन जो अगर वो इन्फेक्ट हो गई तो फिर उनको दवाइयों से ठीक नहीं होगा, उसको अपन को नस को निकालना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, उसके अंदर एक इनहर्ट मटेरियल डाल के उसको फिर फिलिंग करके सील करना पड़ता है। रूट कैनाल की प्रोसेस कितनी लंबी होती है, कितनी सिटिंग में ये हो पाती है? जी, रूट कैनाल पहले के जमाने में हमेशा कम से कम 2 से 3 सिटिंग लेता था, पर आजकल क्योंकि एडवांसेस आ गए हैं, नए मटेरियल्स आ गए हैं, नई टेक्निक्स आ गई हैं, इसीलिए सिंगल सिटिंग रूट कैनाल भी चालू हो गया है। उसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट सिटिंग में ही, पहली सिटिंग में ही रूट कैनाल पूरी क्लीन कर देते हैं। पेशेंट को अगर ज्यादा इन्फेक्शन नहीं है तो उसी सिटिंग में अपन रूट कैनाल कंप्लीट कर सकते हैं। पर बाय चांस क्या होता है, जैसे आप इस मॉडल में देख सकते हैं, कभी कभार इन्फेक्शन जो है वो दांतों के नीचे पेरीअपाइकल एरिया जिसको बोलते हैं, जड़ों के नीचे वाले एरिया में पहुंच जाता है। वहां तक अगर इन्फेक्शन पहुंच गया है तो फिर अपन को मल्टीपल सिटिंग्स देनी पड़ सकती हैं, जिसके अंदर अपन रूट कैनाल के बीच में अपन दवाइयां भी डालते हैं और उसको क्लीन करते हैं और थोड़ा टाइम देते हैं बॉडी को हील होने के लिए। तो 2 से 3 सेटिंग्स मिनिमम लगेंगी जिनमें ज्यादा इन्फेक्शन है। जी डॉक्टर संदेश जैन, कई बार इतना दर्द होता है पेशेंट को या इतना सड़ चुका होता है कि दांत को निकालना ही पड़ता है। जी, तो उसके बाद क्या ट्रीटमेंट है? क्या इम्प्लांट और या ओल्ड एज वालों को जो पूरी बत्तीसी बनाते हैं वो किस तरह होता है? इम्प्लांट के बारे में बताएं, बत्तीसी के बारे में बताएं। जी, देखिए, अगर दांत अगर सेविंग के बियॉन्ड चले गया कि ज्यादा इतनी सड़न बन गई है कि अब वो रूट कैनाल से भी सेव नहीं हो सकता, तो निकालना ही पड़ता है, तो फिर उसका इलाज फिर दांत को निकालना है। और दांत को निकालने के बाद अपना प्राइमरी गोल होता है इन्फेक्शन खत्म करना। जी, तो अपन दांत को निकालते हैं, फिर पेशेंट को एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स पे रखते हैं। उसके बाद जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है तो फिर जो दांत की जगह बचती है वो दांत को रिप्लेस करना पड़ता है। अब उस रिप्लेसिंग के बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, ब्रिज बोलते हैं जिसको, कि अगर मान लीजिए एक दांत आपका मिसिंग है तो आसपास के दांतों को थोड़ा सा घिस के और फिर कैप चढ़ाते हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। तो ऐसा कि मान लीजिए आपका ये दांत, बीच वाला दांत निकालना पड़ गया है, तो आसपास के दांतों को अपन घिसते हैं और फिर ऐसी एक कैप बन जाती है, जिस कैप के अंदर जो मिसिंग टीथ है वो रिप्लेस है और आसपास के दांतों पे कैप है। तो इससे आसपास के दांतों से सपोर्ट मिलता है और फिर आपके दांत पहले जैसे हो जाते हैं। ये एक सोल्यूशन हो गया। अब लेटेस्ट सोल्यूशन जो आया है, इम्प्लांट्स जिसको बोलते हैं, उसमें एडवांटेज ये है कि आपके आसपास के दांत जो है उनको घिसना नहीं पड़ता है। एक टाइटेनियम के स्क्रूज आते हैं जो इम्प्लांट्स बोलते हैं, जो बोन के अंदर ही सर्जिकली इम्प्लांट कर दिए जाते हैं और फिर उनके सपोर्ट से अपन दांतों के ऊपर कैप चढ़ा देते हैं। जी, तो ऐसे अपन इन दांतों को रिप्लेस कर सकते हैं। और जो फिर जब ओल्ड एज हो जाती है, जब अगर मान लीजिए सारे दांत अपने निकल गए और पूरी बत्तीसी बनानी पड़ती है, तो उसको कंप्लीट डेंचर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। और उनका वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, रिमूवेबल और फिक्स्ड। रिमूवेबल जो आप सब लोग जानते होंगे कि बत्तीसी जो बनाते हैं अपन, ऊपर वाली और नीचे वाली जो निकल जाती है, जो रात को निकाल के रखनी पड़ती है, क्लीन करना पड़ता है। अब लेटेस्ट एडवांसमेंट जो इम्प्लांट्स के आने के बाद एक फिक्स्ड
जो डेंचर्स हो गए वो बन गए हैं, जिनके अंदर अपन हड्डी के अंदर ऐसे इम्प्लांट्स डाल देते हैं पूरे। जैसे अभी सिंगल टूथ का बताया था मैंने आपको, वैसे पूरे दांतों में टोटल आइडियली ऊपर 8 इम्प्लांट, नीचे 8 इम्प्लांट, टोटल 16 इम्प्लांट्स डालते हैं और उनके सपोर्ट से फिक्स्ड डेंचर्स बना देते हैं। तो उनके कारण जो है इमर्जिंग प्रोफाइल आता है। इसका मतलब कि जो मसूड़े दांतों के ऊपर वापस जो आर्टिफिशियल टीथ है उसके ऊपर बन जाते हैं, तो दूर से देख के या समझ में नहीं आएगा कि नकली है कि असली है। तो इससे एस्थेटिक एडवांटेज मिलता है लोगों को कि आपको एक तो फंक्शन तो आपका रिप्लेस हो ही रहा है, साथ में आपकी जो वापस से आपका जो यंग एज है वो आपको फेस के अपीयरेंस में दिखने लगता है। जी 3 लीटर या 6? आज दूध कितना निकलेगा? आपसे अच्छा कौन जाने। धीमी धीमी या मूसलाधार? आज बारिश कितनी बढ़ेगी? आपसे अच्छा कौन जाने। फसल के लिए साधारण सल्फर या सल्फामेक्स? अरे किसान से अच्छा कौन जाने, क्योंकि इसमें मिलता है बेंटोनाइट सल्फर का लंबा असर और सल्फर पाउडर का तुरंत परिणाम। ग्रोमोर सल्फामेक्स जल्दी असर दिखाए और लंबा साथ निभाए। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। तो गर्ल क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक और बात करें पायरिया की, कई लोगों को ये शिकायत रहती है मसूड़ों से खून भी निकलने लगता है। जी, ये किस तरह का रोग है और उसका क्या इलाज है? जी देखिए, 2 टाइप का बीमारी होती है, जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस। जिंजिवाइटिस एक माइल्ड बीमारी है जो सिर्फ मसूड़ों में ऊपर की तरफ से होती है और इसी के कारण होती है ब्रशिंग नहीं करने से, ओरल कैविटी में गंदगी ज्यादा होने से चालू होती है और फिर वो एक एडवांस स्टेज पे पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको पायरिया बोलते हैं। पेरियोडोंटाइटिस मतलब जो दांतों के आसपास के जो टिश्यूज हैं, जो हड्डी का सॉकेट है उसके आसपास जो एरिया है उसको पेरियोडोंटियम बोलते हैं, वो अगर एक बार इन्फेक्ट हो जाए तो उसके कारण आपके दांतों की हड्डी गलने लगती है, पकड़ छोड़ने लगती है और फिर जड़ें एक्सपोज हो जाती हैं और धीरे धीरे दांत हिल के गिर जाता है। इसमें दांतों की सड़न नहीं होती है पर दांतों के आसपास के एरिया का इन्फेक्शन होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण, सबसे इम्पोर्टेंट कारण, एक तो जेनेटिक भी रहता है। किन्हीं लोगों में क्या होता है, जैसे आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए वो 2 से 3 बार ब्रश भी कर रहे हैं, उसके कारण भी उसके बावजूद भी अपन दांतों की क्लीनिंग नहीं हो पाती है और उसके कारण जो इन्फेक्शन होता है वो मसूड़ों के अंदर हो जाता है और फिर उसको पायरिया बोला जाता है। उसका इलाज 2 स्टेज में होता है। सबसे पहले तो कि पेशेंट को हम एनकरेज करते हैं कि क्लीनिंग अच्छे से करे, ब्रशिंग जैसी मैंने आपको टेक्निक बताई अगर गलत है तो उसको सही करें। फिर उसके बाद एक स्केलिंग बोलते हैं उसको, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, कि कभी कभार दांतों के ऊपर से सड़न, मतलब जो गंदगी है वो अंदर भी चली जाती है, मसूड़ों और दांतों के बीच में हड्डी के अंदर चली जाती है, तो उसको अपन को वो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकल पाती है, तो अपन को उसको डीप स्केलिंग करके निकालना पड़ता है। फ्लैप सर्जरीज बोलते हैं कि मसूड़ों को पहले हम सर्जिकली बाहर निकालते हैं, मतलब काट के अलग करते हैं, फिर हड्डी के ऊपर जितना भी गंदगी जमा है उसको क्लीन करते हैं और फिर वापस से मसूड़ों को ऊपर स्टिच कर देते हैं। इस फ्लैप सर्जरी से मेनली पायरिया का इलाज हो जाता है। कुछ दवा भी देते हैं इसमें? जी, जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स है वो देनी पड़ती है। जैसे पायरिया का एक स्पेसिफिक होता है बीमारी एनक, जिसको बोलते हैं अक्यूट नेक्रोटाइजिंग जिंजिवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस। उसको वो जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है उसके कारण अपन को एक तो स्केलिंग और रूट प्लेनिंग करनी पड़ती है, फ्लैप सर्जरी करनी पड़ती है और उसके बाद पेशेंट को एंटीबायोटिक्स पे रखना पड़ता है। जी, निश्चित रूप से काफी उपयोगी जानकारी दी। एक और, उम्र बढ़ने के साथ साथ आदमी के दांत घिसने लगते हैं जी, तो उससे भी उनको एक संवेदनशील हो जाते हैं, ठंडा या गर्म लगता है, ये किस तरह की समस्या है? जी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि दांतों के ऊपर जो एनामल की लेयर है वो वापस से रीजनरेट नहीं हो सकती है, तो जब अपन फंक्शन करते हैं दांतों का, घिसते हैं दांतों को, ओवर द इयर्स यूज करते हैं, तो उसके कारण दांत क्या है विद एज घिसने लगते हैं और एक स्टेज पे आके ऐसा होता है कि एनामल पूरा घिस जाता है और डेंटिन एक्सपोज होने लगता है, बाहर की तरफ आता है। डेंटिन जो लेयर है वो सेंसिटिव लेयर होती है जिसके अंदर नर्व फाइबर्स होते हैं, तो आपको ठंडा, जैसे आप चाय पियेंगे या कुछ ठंडी चीज पियेंगे तो एकदम से ठंडा गर्म की फीलिंग आती है, जो कि पेनफुल भी रहती है और आदमी को तकलीफ भी देती है खाना खाने में, चबाने में। तो उसको पहली बात तो वो ना हो, इसलिए कि अपन अगर ब्रश को जोर से घिसते हैं, कुछ लोग नीम का दातून करते हैं, वो करते, उससे कारण ज्यादा घिसते हैं दांत। और जो अपन ब्रश, जो पेस्ट यूज करते हैं वो भी अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत ही खुरदुरा नहीं होना चाहिए। जितना भी अपन पेस्ट, जो भी पेस्ट अपन यूज करें उसको एक बार हाथ में लेके देखें,
अगर ज्यादा खुरदुरा है तो फिर अपन उसको बदलना चाहेंगे, और फिर उसको बदल के अच्छे से अपन यूज करेंगे तो दांत नहीं घिसते हैं, मतलब मिनिमल घिसते हैं, जो अपनी लाइफ लॉन्ग चलते हैं। पर बाय चांस ऐसा होता है कि अगर दांत घिस जाए तो फिर अपन को उस पर कैपिंग करनी पड़ती है कि सारे जितने भी दांत हैं वो उनको जितने घिस चुके हैं, पीछे के ज्यादातर ज्यादा घिसते हैं, तो उन दांतों को अपन थोड़ा सा और घिस के उनके ऊपर कैप चढ़ा देते हैं तो कि हर्मेटिकली सील हो जाते हैं। जैसे ये आपका बचा हुआ दांत है, उसके ऊपर आपने कैप चढ़ा दी, तो कैप जो है वो वाटर टाइट और एयर टाइट कैप रहती है, तो उसमें अंदर फिर ना ठंडा गर्म पानी जाएगा ना गंदगी जाएगी, तो वो कैप आपको और प्रोटेक्ट भी करेगी, आगे दांत घिसना भी बंद हो जाएगा, दांत सुरक्षित हो जाएगा। सुरक्षित हो जाएगा। जी अच्छा, दूसरा एक और देखा गया आड़े तिरछे दांत, खास तौर से बच्चों में या किशोरों में ये आड़े तिरछे दांत जी होते हैं, वो जिससे उनके चेहरे की सुंदरता भी खत्म होती है, वो उसका किस तरह इलाज किया जा सकता है? जी देखिए, आड़े तिरछे दांतों का जो पहली बात तो ये होते क्यों है, दो कारण है। एक तो जेनेटिक कारण होता है, जैसे माँ बाप के अगर दांत आड़े टेढ़े हैं तो बच्चों के भी आड़े टेढ़े होने के ज्यादा चांस रहता है। और दूसरा जॉ डेवलपमेंट, जैसे अपन लोग पुराने जमाने में क्या होता था कि कड़क फूड ज्यादा खाते थे, रॉ फूड खाते थे, तो अपना जॉ डेवलप होता था। अब प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से सॉफ्ट हो गया है डाइट अपना, तो उसके बाद जॉ अच्छी तरह डेवलप नहीं हो पाता है, तो स्पेस नहीं बचती है दांतों के लिए, तो दांत जो निकलते हैं वो फिर आड़े टेढ़े निकलते हैं। और एक बार आड़े टेढ़े दांत आ गए तो सबसे पहले तो सुंदरता में इफेक्ट पड़ता है, जो आप बता रहे हैं कि हंसते हैं तो आड़े टेढ़े दिखते हैं, मुंह खुलता है तो आड़े टेढ़े दिखता है, पर इसका फंक्शनल लॉस भी है। दिक्कत क्या है कि आप, जैसे मैंने आपको ब्रशिंग अभी बताई, आप वैसे ब्रश करेंगे पर अगर आड़े टेढ़े दांत अपने हैं तो तकलीफ, वो ब्रश वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो वो क्लीन नहीं हो पाते, फिर उसके कारण पायरिया होता है, फिर अपनी नई तकलीफें चालू होती है, खाना फंस के रह जाता है और ब्रश कितना भी करे नहीं निकलता है, तो वो उसके कारण पायरिया होता है, फिर आगे तकलीफ बढ़ती है। तो वो टेढ़े मेढ़े दांत अगर एक बार हो जाते हैं तो फिर उनका अपन को ऑर्थोडोंटिकल इलाज करना पड़ता है, जिसके अंदर अपन ब्रेसेस डालते हैं दांतों के अंदर और फिर उनको फोर्स लगा के सीधा करा जाता है। तो कई लोगों में दांत कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं, जगह की कमी रहती है, अगर आप उनको किस तरह आप सेट करते हैं? जी, एक्स्ट्रा दांत तो अलग बात हो गई, जैसे पैरामोलर्स जिनको बोलते हैं कि जो दांत नॉर्मली 32 टीथ होते हैं, किन्हीं लोगों में एक्स्ट्रा टीथ आ जाते हैं, फिर एक्स्ट्रा टीथ अगर प्रॉब्लम देते हैं तो फिर उनको निकालना पड़ता है, पर अगर 32 टीथ ही हैं और वो आड़े टेढ़े हैं तो फिर उनको सीधा करना पड़ता है। जी डॉक्टर संदेश जैन, आपने मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में भी विशेषज्ञता हासिल की है, ये सर्जरी किस तरह होती है और किन किन में उपयोगी है? जी, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी बेसिकली डेंटिस्ट्री की एक ब्रांच है जो सर्जिकल एस्पेक्ट देखती है, जिसके अंदर बहुत सारी बीमारियों का इलाज आता है। सबसे पहले तो जो अक्कल दाढ़ होती है, जिसको थर्ड मोलर्स बोलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि जॉ डेवलपमेंट अगर कम होता है तो स्पेस कम बचती है, तो सबसे ज्यादा जो अपनी थर्ड मोलर जो अक्कल दाढ़ होती है वो फंसी हुई रहती है, नीचे 2 रहती हैं, ऊपर 2 रहती हैं एक साइड पे। तो ये जो अक्कल दाढ़े हैं, टोटल 4 अक्कल दाढ़े जो हैं, ये नॉर्मली अगर अपन अच्छे से फंक्शन करें, जॉ डेवलप हो तो अपने आप इरप्ट हो जाती हैं, पर जनरली देखा गया है कि ये इनका इरप्शन भी लेट होता है, 18 से 25 साल के बीच में ये इरप्ट होती हैं, बाकी दांतें अपने 12 साल में पूरे आ जाते हैं। तो ये जो अक्कल दाढ़ है, ये अगर नहीं आ पाती है तो ये टेढ़ी पड़ी रहती है, और ये अगर तकलीफ देती है तो इनको सर्जिकली निकालना पड़ता है। नॉर्मली इरप्ट अगर हो जाए तो ये नॉर्मली निकल जाती हैं, नहीं तो ये हड्डी के अंदर फंसी रहती हैं। जैसे इस मॉडल में आप देख सकते हैं, अगर आप देख पाए तो, कि ये इधर लास्ट की जो दाढ़ है ये टेढ़ी फंसी हुई रहती है, तो इनको अगर निकालना पड़े, इसमें क्या होता है कि कभी कभार ये आगे वाले दांतों को तकलीफ देती है, उसके लिए जगह नहीं बचती है, और वो इरप्ट होने की कोशिश करता है तो आगे वाले दांतों को में ये हिंडर करता है, जो अपने मेन काम के दांत है। जैसे इधर भी देख सकते हैं, ये टेढ़ी पड़ी हुई है, तो ये आगे वाले दांतों को अगर तकलीफ देने लगे तो फिर इसको निकालना पड़ता है, और इसको निकालने के लिए एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर अपन एक फ्लैप खोल के जो ऊपर हड्डी में फंसा हुआ उस हड्डी को थोड़ा सा काट के फिर इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये सर्जरी हमारे फील्ड में आती है मैक्सिलोफेशियल में। जी, इसके अलावा सिस्ट एंड ट्यूमर्स, जो कैविटी के मतलब ओरल कैविटी के अंदर अलग अलग टाइप के सिस्ट और ट्यूमर्स होते हैं, ओरल कैंसर है, ट्रॉमा जो फ्रैक्चर्स होते हैं, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हेलमेट न पहनने के कारण जबड़े का टूट जाना, इसको हम सर्जिकली जोड़ते हैं, ये सब हमारे फील्ड में आते हैं। एक्सीडेंट में अगर जैसे दांत दुर्घटनावश किसी के दांतों में ज्यादा नुकसान हुआ हो तो किस तरह उसको आप करते हैं? जी, अगर दांत अगर टूट जाते हैं तो फिर इनका अपन को डेंटल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जैसे कि अगर पल्प चेम्बर से दांत टूटा है तो फिर उन दांतों का रूट कैनाल करके उसको जोड़ा जा सकता है। कभी कभार क्या होता है कि बिना दांत टूटे बस वो सॉकेट से बाहर निकल जाते हैं,
तो उसको अगर अपन जल्दी से जल्दी अपन अगर डेंटल क्लिनिक में ले आए तो उसको री इम्प्लांट, सेम वही दांत, निकला हुआ दांत, अगर फ्रैक्चर नहीं हुआ है, टूटा नहीं है दांत, तो उसको अपन री इम्प्लांट कर सकते हैं और उस री इम्प्लांट करने के बाद वही दांत आपका फंक्शन कर सकता है। दूसरा, अगर जबड़े का फ्रैक्चर हो जाता है तो जबड़ा का फ्रैक्चर का ज्यादातर क्या होता है कि अपन जब भी हेलमेट अगर किसी ने नहीं पहना है तो चिन पे लगती है, तो चिन के कारण यहाँ पर भी फ्रैक्चर होता है और जबड़े के जोड़ों में भी फ्रैक्चर हो जाता है। तो उनको अपन को सर्जिकली ओपन करके रिड्यूस करना पड़ता है, सही जगह पे लेके आना पड़ता है और प्लेट्स और स्क्रू से उनको जोड़ना पड़ता है। डॉक्टर संदेश जैन काफी उपयोगी जान गए। कई लोगों में कॉस्मेटिक इलाज की एक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है आजकल, लोगों को सुंदरता बढ़ाने के लिए करते हैं या अपने चेहरे या जबड़े का शेप चेंज करने के लिए इलाज करवाते हैं। वो किस तरह का इलाज होता है? जी, ये एक कॉस्मेटिक सर्जरी जिसको ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है किन्हीं लोगों में जबड़ों का डेवलपमेंट अगर बहुत कम है, जैसे चिन का डेवलपमेंट किन्हीं लोगों में बहुत कम रहता है तो वो पीछे की तरफ रहती है, या किन्हीं लोगों में जिसको बोलते हैं क्लास 3 डेवलपमेंट है, मतलब ऐसे आगे की तरफ रहता है जबड़ा, तो उसमें एक तो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स तो आती ही आती है, साथ में फंक्शनल प्रॉब्लम्स भी आती है कि अगर अपने नीचे के दांत अगर आगे हैं और ऊपर के दांत पीछे हैं तो चबाने में भी तकलीफ आएगी, और उल्टा अगर उल्टा है कि जबड़ा बहुत छोटा है और ज्यादा पीछे है तो भी अपने को बोलने में भी तकलीफ आती है, चबाने में भी तकलीफ आती है। और अगर बहुत छोटा जबड़ा होता है ना तो एयर की जो अपना ट्रेकिया है उसमें भी अपन को टंग की स्पेस कम रहती है, हवा जाने में तकलीफ होती है। तो जब सोते हैं तो खराटे ज्यादा आते हैं, जिसको बोलते हैं स्लीप एपनिया, ज्यादा खराटे आना, और किन्हीं लोगों में तो मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें नींद एकदम खुल जाती है सांस न आने के कारण। तो उन केसेस में मेडिकली भी अपन को करना पड़ता है। और आजकल जो आप जैसा बता रहे हैं कि कॉस्मेटिक भी हो गया है कि जॉ लाइन को शार्प करना है, तो भी अपन ये सर्जरी करते हैं। इस सर्जरी में बेसिकली जॉस को दांतों के पीछे से एक एंगल पे कट करके जॉ को अपन आगे या पीछे कर सकते हैं। अगर बड़ा है तो उसको थोड़ा सा कट करके पीछे कर सकते हैं, और अगर जॉ छोटा है तो उसको कट करके आगे कर सकते हैं। तो उसके कारण जॉ लाइन भी डेवलप होती है और आपका जो फंक्शनल प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है। जी। दूसरा एक और दांतों की चमक बढ़ाने के लिए भी या सफेदी बढ़ाने के लिए भी कुछ ट्रीटमेंट होता है? जी, उसको ब्लीचिंग बोलते हैं। जी, दांतों की ब्लीचिंग करी जाती है। इसमें क्या होता है कि जो इंट्रिंसिक स्टेन्स है, इंट्रिंसिक 2 टाइप के दांतों में स्टेन्स होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक स्टेन मतलब जो बचपन से ही है अपने को, वो आप ब्लीचिंग से नहीं हटा पाते हैं। पर एक्सट्रिंसिक स्टेन्स जो कि अपन को खाना खाने से या पीलापन हो गया है जनरली, और दांत ज्यादा घिस गए तो पीलापन लगता है, तो उन सबको अपन ब्लीचिंग से हटा सकते हैं। ब्लीचिंग कैसे होती है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 2-3 और केमिकल्स होते हैं, उसमें अपन उसको मिक्स करके दांतों पे थोड़ी देर के लिए लगा के छोड़ देते हैं। उसके कारण जो अपने दांतों के जो एक्सट्रिंसिक स्टेन्स है वो सारे घुल के हट जाते हैं और जो नॉर्मल वाइट इनेमल है वो दिखने लगता है। तो उस चीज से दांतों की वाइटनिंग करी जा सकती है। लेकिन जैसे कि आपने कहा पीलापन हो जाता है, पीलापन होने का क्या कारण कह सकते हैं आप? कई लोगों को देखेंगे दांतों का रंग एकदम पीलापन इसीलिए होता है कि अगर अपन अच्छे जैसे, और आप ये भी नोटिस करेंगे पीलापन पूरे दांतों पे एक साथ नहीं होता है, मसूड़ों से, जहाँ से दांत मसूड़े में रहते हैं वहां से चालू होता है और धीरे धीरे ऊपर आता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे एक बायोफिल्म बनी रहती है, जिसके कारण जो दांत जो है इनेमल घिसता रहता है और अंदर का डेंटिन का कलर पीला होता है, तो वो अपने को दिखने लगता है। तो वो उस कारण से पीलापन होता है। और एक स्टेन्स जो होते हैं कि खाना अपन जो खाते हैं उसके कारण जो स्टेनिंग हो जाती है दांतों में ब्रश ना करने के कारण, वो भी एक कारण होता है। जी, निश्चित रूप से दांतों की देखभाल और साफ सफाई बेहद जरूरी है। अगला सवाल बात करेंगे छोटे बच्चों के जब दांत निकलते हैं तब उनको कुछ समस्याएं होती है, वो किस तरह की प्रक्रिया होती है और उसका किस तरह सावधानी रखना चाहिए उसमें? जी, बच्चों में जैसे ह्यूमंस के अंदर 2 टाइप के डेंटिशन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी है डेसिडुअस डेंटिशन बोलते हैं, जिनको अपन हिंदी में दूध के दांत बोलते हैं। तो जो बच्चे होते हैं उनमें 2 साल से वो दांत आना चालू होते हैं और 12 साल तक ये सारे धीरे धीरे दांत पूरे निकल के आ जाते हैं और फिर रिप्लेस होते हैं। मतलब 2 साल तक पूरे अपने दूध के दांत आ जाते हैं और धीरे धीरे 12 साल तक दूध के दांत झड़ते हैं और अपने जो नॉर्मल टीथ है सेकेंडरी डेंटिशन जिनको बोलते हैं वो आते हैं। 7 साल के बाद गिरना शुरू होते हैं शायद? जी, 6 से 7 साल में 6 से 7 साल में ऊपर के दांत फिर आते हैं, फिर नीचे के आते हैं और फिर ये 12 साल तक झड़ना चालू होते हैं। तो जब ये पहली बार ये दांत आते हैं, जो 2 साल के बच्चों में दांत आना चालू, मतलब जैसे जैसे चालू होते हैं आना, तब ये मसूड़ों के अंदर से धीरे धीरे निकलते हैं बाहर। तब बच्चों में खुजाल चलती है, किन्हीं में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाता है,
या बुखार भी आ जाता है, तो इसके लिए अपन एडवाइस करते हैं कि जब बच्चों में दांत आते हैं, इनको टीथिंग बोलते हैं, उस टाइम बच्चों को कुछ चबाने के लिए दिया जाए, जिससे कि वो अच्छे से चबाएं, और चबाने के कारण जो मसूड़े हैं उन पर प्रेशर बनता है और फिर जो दांत है वो इजीली बाहर आ पाते हैं। जी डॉक्टर संदीप जी, हमारे खान पान और स्वास्थ्य का भी बड़ा ताल्लुक है, तो खान पान और दांतों के स्वास्थ्य किस तरह संबंधित हैं कि क्या किस तरह की खाना चाहिए जो कि हमारे दांतों के लिए भी ठीक रहे? देखिए, दांतों में बेसिकली जैसे सबसे बड़ी धारणा क्या रहती है कि अपन शक्कर खाएंगे तो दांत खराब होंगे, तो ये एक हद तक सही है, लेकिन दांत शक्कर से खाने से खराब नहीं होते हैं, शक्कर के दांत पे लगे रहने से खराब होते हैं, सफाई नहीं होने से। तो अपन कुछ भी खाना खाएं, उसको अपन अपना ये होना चाहिए कि खाना खाने के बाद अपन ब्रश कर लें, और ब्रश करने के फिर उसके बाद आप जो भी खा रहे हैं वो आपको दांतों को नुकसान नहीं देगा, शरीर को भले ही दे सकता है। जी डॉक्टर संदीप जैन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए और काफी उपयोगी जानकारी दी। थैंक यू।